जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं लैब स्टैंड 2023 के लिए फिजिक्स। दोस्तों, फिजिक्स की पिछली क्लास में अपन ने किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण टॉर्क कैसे निकालते हैं और उसकी थ्योरी पढ़ी थी। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो अपन ने अच्छे से सीख लिए थे, एक दो न्यूमेरिकल भी करे थे। ठीक, अब बल आघूर्ण वाला जो अपना टॉपिक है उसमें आज ये लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है। उसके बाद अपना टॉर्क वाला टॉपिक वो फिनिश हो जाएगा। और आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बल युग्म, यानी कि फोर्स कपल। यानी कि फोर्स कपल बोलो, लेकिन एक्चुअली में फोर्स कपल किस पे डिपेंड कर रहा है? बल आघूर्ण पे, यानी कि टॉर्क पे। ठीक है, फोर्स कपल में क्या यूज होगा? टॉर्क मोस्टली। अब देखो फोर्स कपल होता क्या है? बल युग्म फोर्स कपल। फोर्स कपल, ठीक है, यहाँ पे इस कपल का मतलब वो वाले कपल नहीं, ठीक है, यहाँ पे इस कपल का मतलब बिल्कुल भी वो वाले कपल नहीं है, फोर्स कपल है। फोर्सफुली बनाए गए कपल नहीं, फोर्स कपल यानी कि जो बल दो बल मिलते हैं ना, ठीक है, तो उसको बोलने की फोर्स कपल, बल युग्म, बलों का युग्म। ठीक है, तो देखो उसके कारण क्या एक्शन होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल कि भाई यदि दो बल परिमाण में समान, देखिए मैग्नीट्यूड में सेम हो तथा दिशा में विपरीत हो, दो बल क्या मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में एक दूसरे के उल्टे हो, विपरीत हो, तथा किसी एक ही वस्तु पर कार्यरत हो, यानी कि किसी एक ही वस्तु पर कार्यरत हो, तो वो क्या करते हैं? बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात क्लियर? अब कहने का मतलब क्या है? ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ जे साइड, एक लग रहा है नीचे की तरफ -J, ठीक है, और इनके बीच की दूरी D है। तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा कि भाई दोनों ही फोर्स ऐसे दो फोर्स जो किसी एक ही वस्तु पे लगे, एक ही ऑब्जेक्ट पे लगे, जिनकी वैल्यू सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत हो, एग्जैक्ट विपरीत। ठीक है, एग्जैक्ट, यदि ये J है तो ये क्या होना चाहिए? -J। ठीक है, ये J है तो ये -J, तो वो क्या करेंगे? फोर्स के बल का निर्माण करेंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे, यानी कि टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट विद सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब देखो होगा क्या? अब आप देखोगे तो ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो यदि टोटल बल की बात करोगे, टोटल फोर्स की बात करोगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको लिखोगे तो यदि ये मान लो कि एफ जे कैप आ जाएगा और ये हो जाएगा एफ -J कैप, तो एक्चुअली में दोनों मिलकर क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगा। भाई जितना ऊपर लगा है इतना बल नीचे लग रहा है, तो टोटल जो बल है वो कितना होगा? 0। टोटल बल क्या होगा? 0। लेकिन तो इसमें बल आघूर्ण देखो, लेकिन होगा क्या? इसमें बल आघूर्ण आएगा, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन एक समझ लो कि एफ नेट इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब क्या है कि जब भी बल शून्य होगा तो रेखिक गति नहीं होगी। समझ गए? आपको एक चीज साफ होनी चाहिए, ये डाउट बिल्कुल भी रहने दें, ये बात क्लियर कर लो कि बल और बल आघूर्ण दोनों में एक अंतर है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बताया, बल क्या करता है? बल वस्तु की रेखिक गति में सहयोग करता है। बल का काम है वस्तु की रेखिक गति करवाना, स्थानांतरण गति करवाना, लीनियर मोशन करवाना। ठीक है, लीनियर मोशन टाइप। जबकि बल आघूर्ण टॉर्क का काम क्या? उसका रोटेशन करवाना, घुमाना। समझ गए? तो जहां पर यदि बल आघूर्ण 0 है, टॉर्क 0 है, तो वस्तु घूमेगी नहीं। और यदि जहां पर बल 0 है, ठीक है, जहां पर बल 0 है, एफ नेट 0 है, तो वहां पर क्या होगा? वस्तु की रेखिक गति नहीं होगी, वहां पर रेखिक गति नहीं होगी। अब देखो, तो यहां चूंकि एफ नेट 0 है तो इसमें कोई भी रेखिक गति नहीं होगी। ठीक है, और तो रेखिक गति नहीं होगी, यानी कि जो फोर्स कपल क्या करता है? ओनली फॉर बल आघूर्ण का निर्माण करता है। टॉर्क, फोर्स कपल से अपने को क्या मिलता है? टॉर्क मिलता है। ठीक है, बल आघूर्ण का निर्माण करता है, बल आघूर्ण का निर्माण करता है। फोर्स कपल क्या करता है? बल आघूर्ण क्या करता है? बल आघूर्ण का निर्माण। ठीक है, टॉर्क ये क्या देता है? टॉर्क देता है। क्यों? क्योंकि फोर्स तो 0 हो जाता है, टॉर्क रहता है। टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है? टाउ नेट इक्वल टू एफ गुणा डी। एफ गुणा डी कैसे है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो टाउ नेट क्या हो जाता है? एफ गुणा डी हो जाता है, जहां पर एफ क्या है? बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड। चूंकि दोनों ही फोर्स सेम है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो किसी भी एक का लिखना है भाई, दोनों एक ही है ना, एक बार लिखना है, एफ इंटू डी। ठीक है, तो बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड इंटू दोनों बलों के मध्य की दूरी, यानी एक फोर्स यहां लग रहा है, दूसरा यहां लग रहा है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है, तो वो डिस्टेंस अपने को लेनी है, डिस्टेंस दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अब देखो,
फिर टाउ नेट इज इक्वल टू एफ डी ही क्यों आया, एफ डी ही क्यों आया, समझ गए। तो अब देखो इसका रीजन है कि यदि इस वस्तु पे कहीं पर भी कोई पॉइंट लोगे ना, अगर यहां पर एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट बी है, यहां पर एक पॉइंट सी है, तो सभी के रेस्पेक्ट में टाउ विथ रेस्पेक्ट टू ए, टाउ विथ रेस्पेक्ट टू बी, टाउ विथ रेस्पेक्ट टू सी, सभी के लिए क्या आएगा, एफ गुणा डी आएगा, सभी के लिए क्या आएगा, एफ गुणा डी ई आएगा। इसको मैं सिद्ध भी करूंगा, इसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई बल युग्म में क्या होता है। बल युग्म में यानी कि भाई ये सिंपल सी बात है, कोई वस्तु है जिसपे ऐसे ऐसे यदि दो फोर्स लग रहे हैं, ऐसे एक बल ऐसे लग गया, ऐसे तो क्या घूमेगा, एक इस साइड लग रहा है, एक इस साइड लग रहा है, तो क्या कर घूमेगा, देखो ऐसे घूमेगा, क्योंकि फोर्स एक इस साइड तो क्या करेगा, घुमाएगा इसको, समझ गए। जबकि दोनों ही केस में क्या है कि भाई फोर्स सेम है, तो रेखीय गति क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एफ नेट जीरो है, ठीक है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए बल युग्म यानी कि फोर्स कपल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बल युग्म का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि जो दो फोर्स अप्लाई होता है, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, शून्य फोर्स बनाएगा, जीरो फोर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे की उल्टी है, एक अगर इस साइड लग रहा है एक्स तो एक लगेगा माइनस एक्स, तो मिलके क्या हो जाएंगे जीरो, क्योंकि वेक्टर सम होता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो सदिश योग होगा तो मिलके जीरो हो जाएगी। तो क्या होगा, बल युग्म का रिजल्टेंट फोर्स हमेशा शून्य होता है, अतः बल युग्म कभी भी रेखीय गति नहीं करवाएगा। चूंकि बल नहीं है, यदि किसी वस्तु पर बल शून्य लग रहा है तो उसमें रेखीय गति नहीं आएगी, समझ गए। वो वाला फोर्स उसमें रेखीय गति नहीं करवाएगा, लीनियर मोशन नहीं करवाएगा। लीनियर मोशन के लिए क्या चाहिए आपको, फोर्स चाहिए, फोर्स। तो यदि फोर्स ही जीरो है, टोटल फोर्स ही जीरो है, तो लीनियर मोशन नहीं होगा, रेखीय गति नहीं होगी, ठीक। अब देखो इसका बल आघूर्ण किसी भी बिंदु के सापेक्ष एफ डी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस पॉइंट से। इसका बल आघूर्ण किसी भी बिंदु के सापेक्ष, कोई भी बिंदु ले लो, उसके सापेक्ष क्या होता है, हमेशा एफ गुणा डी, एफ गुणा डी, जहां पर एफ क्या है, प्रत्येक बल का परिमाण, यानी दोनों का जो वैल्यू सेम है, तो कोई भी एफ एक लिख दो, इंटू डी, इनकी क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, यानी कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके मध्य लंबवत दूरी। अब देखो कोई भी पॉइंट ले लो, यानी कि आप ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट ले लो, कोई भी, टाउ ए इक्वल टू टाउ बी, टाउ सी इक्वल टू क्या होगा, एफ डी, सबसे इंपोर्टेंट एफ क्रॉस डी, सॉरी एफ गुणा डी, ठीक है, ये एफ क्रॉस डी वाला नहीं है, एफ गुणा डी, ठीक। तो ये बात समझ गई, एफ गुणा डी। अब आप कहोगे कि सर इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये सबसे, ये भी आपके माइंड में डाउट आना चाहिए कि सर इसमें ये बताइए, सर ये टाउ आ रहा है, ठीक है, ये तो आपने वैल्यू बताई एफ गुणा डी, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो बात सिंपल सी, कैसे घूम रहा है उस साइड अपनी अंगुलियों घुमा दो बस। ये घूम कैसे रहा है भाई, इसको आप एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, ये पूरा इसका घूमना कैसे होगा, ऐसे तो होगा, ऐसे, क्योंकि ये इसको ऐसे घुमाएगा तो ऐसे घूमेगा, साफ बात है, जिस साइड घूम रहा है तो दिशा इस साइड माइनस के, इस वाले केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के, क्योंकि जिस साइड घूम रहा है उस साइड अंगुलियां ले जाओ, ऐसे घूम रहा है, तो अगर ये ऐसे घूम रहा होता, यहाँ एक फोर्स होता और यहाँ नीचे एक फोर्स होता, ऐसे घुमाता है तो पॉजिटिव का के, ठीक है, अगर ऐसे घूम रहा तो माइनस के, बात क्लियर। चलिए ये होगी बात डायरेक्शन की। अब इसको सिद्ध करना है कि भाई क्या तीनों ही पॉइंट के लिए एफडी होता है, तो मैं किसी भी एक पॉइंट के लिए सिद्ध कर रहा हूं, उसको प्रूव कर रहा हूं, फिर उसके बाद आप कर लेना आगे, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिए सिद्ध करता हूं, मैंने माना ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ये कितनी है, एक्स है, ठीक। आपको इस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करनी है, ठीक है, टाउ ए, टाउ ए के लिए बात करनी है, ठीक है। तो आप देखोगे टाउ ए में, तो इसमें आप देखोगे तो ये जो एफ वाला बल है, ये बल, ये एफ, ये क्या करेगा, इसको ये घुमाएगा ऐसे, और ये वाला एफ इसको घुमाएगा ऐसे, तो यानी कि इस वाले एफ की बात करो तो एफ इंटू दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डी, एफ इंटू दूरी एक्स प्लस डी माइनस, अब ये क्या करेगा, उल्टा घुमाएगा भाई, ये घुमाने की कोशिश कर रहा है ऐसे, ठीक है, जबकि ये इसके रेस्पेक्ट घुमाने की कोशिश कर रहा है ऐसे, ठीक है, किस साइड, ऐसे, ठीक है। तो एफ एक्स डी, सॉरी, और यहां से ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा एफ एक्स, यानी कि यहां से आप देखोगे
टाउ ए, तो एफ एक्स प्लस एफ डी माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल। ऐसा आप हर पॉइंट के लिए, कोई भी पॉइंट के लिए आप सिद्ध कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये एफ डी हो जाएगा। समझ गए? तो कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट, भले वो वस्तु पर हो या वस्तु के बाहर हो, इस ऑब्जेक्ट पर हो या ऑब्जेक्ट के बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका टॉर्क है वो हमेशा क्या आएगा, एफ डी आएगा। टॉर्क क्या आएगा, एफ डी। इस फोर्स कपल का जो टॉर्क है वो क्या आएगा, एफ गुणा डी ही आएगा। ठीक है, और फोर्स कपल किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिपेंड नहीं होता, क्योंकि हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू सेम ही होती है। किसी भी पॉइंट के पर्टिकुलर डिफाइन करने का होता है, जैसे बोलने का नहीं होता कि भाई इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो भी पॉइंट ले लो सभी के पॉइंट के रेस्पेक्ट में एफ डी भी होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे को बोलने का जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं है कि भाई इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सभी के लिए सेम ही होगा। क्या होगा, एफ गुणा डी। क्या होगा, एफ गुणा डी। चलिए अब देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये क्या है, रॉड है, ये पूरी क्या है, रॉड है, तो इस ए पॉइंट पे फिक्स की हुई है। यहां पर क्या है, फिक्स की हुई है, यहां पर क्या है, फिक्स की हुई है, यानी कि इसको कील लगा के ठोक दिया यहां पर। ठीक है, ये एक पॉइंट फिक्स किया हुआ, मतलब यहां से ये ऐसे ऊपर नीचे मोशन कर सकता है, ऊपर नीचे घूम सकता है। अब इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो 10 न्यूटन यहां लग रहा है, एक 10 न्यूटन उस साइड लग रहा है किनारे पे। ठीक है, और जो दोनों फोर्स लग रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर। तो आपसे पूछा गया कि छड़ पर लगने वाले बल अवगुण ज्ञात करो। यानी जो रॉड है ना, इस रॉड पे लगने वाला टोटल टॉर्क आपको फाइंड करना है। इस रॉड पर लगने वाला टोटल टॉर्क आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि ये कहां पर फिक्स है, इस पॉइंट फिक्स है, तो इसका जो रोटेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये घूमेगी किसके रेस्पेक्ट में, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही ऐसे ही घूमेगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस ए के रेस्पेक्ट में ही आपको टॉर्क निकालना है। तो यदि आप देखोगे, सिंपल सी बात है, अपन दोनों को लिए निकाले। पहले चलो ये डिस्टेंस नहीं पता तो अपन इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं पता तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो टाउ विथ रेस्पेक्ट टू ए, टाउ विथ रेस्पेक्ट टू ए आप देखोगे तो अब देखो यहां से आप देखोगे तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, कभी कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको दोनों बातें मैं करता हूं क्लियर। ठीक है, पहले तो मैं आपको पूरा पूरा वेक्टर फॉर्म में बताता हूं। चलो मैं लिखता हूं पहले किसके बारे में, इसके लिए, इसके रिगार्डिंग। अगर इसके लिए लिखूंगा तो साफ बात, ये घुमाएगा कैसे, ऐसे घुमाएगा, ये दूरी की दिशा में ऐसे है, तो ये कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो के। ठीक है, तो यानी कि इसकी दूरी कितनी होगी, x प्लस 20, बल कितनी दूरी पर है, ए से x प्लस 20 दूरी पर। ठीक है, तो x प्लस 20 इंटू क्या है, 10 न्यूटन, और क्या जाएगा, के कैप, क्या जाएगा, के कैप। ठीक है, फिर चलो इसको कोष्टक में बंद करने का काम ही नहीं है, ये के कैप। फिर इसको जोड़ दो, दूसरा वाला वेक्टर सम, दूसरा वाला जो टॉर्क है वो कौन देगा, ये वाला इसको घुमाएगा कैसे, ऐसे ऐसे घुमाएगा, तो यानी माइनस के वाला, और दूरी कितनी, x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x माइनस के कैप। यहां से आप देखोगे तो एक्चुअली में ये टाउ वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख लो, 10 इंटू एक्स, 10x के कैप प्लस ये 200 के कैप माइनस 10x के कैप, 10x के कैप से 10x के कैप कैंसिल, टाउ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 के कैप, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर ही आएगा, 200 के कैप। तो एक तो आप डायरेक्ट इसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में करोगे तो फिर यहाँ आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म में सम करें तो ऑटोमेटिकली फिर वो माइनस हो जाएगा, किस कारण, के और माइनस के से। लेकिन आप यदि इसको नॉर्मल वैसे करते कि भाई चलो मैं निकालता हूं इसका वैल्यू टाउ ए की वैल्यू, तो पहले मैं लिखूंगा इसको, क्योंकि ये घुमाएगा इस साइड, ये घुमाएगा इस साइड, ये घुमाएगा इस साइड और ये घुमाएगा इस साइड। साफ बात है, पहले मैं इसके लिए लिखूंगा, ये बड़ा है तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, तो यानी कि 10f इंटू 20 प्लस एक्स माइनस, फिर छोटा ये तो 10x, ये घटा दो, यहां से ये आ जाता 200 प्लस 10x माइनस 10x, 10x कैंसिल, 200 न्यूटन इंटू मीटर, ये आ जाता टाउ ए, ये आ जाता टाउ ए। अब इसमें डायरेक्शन लगाना है आपको, डायरेक्शन अप्लाई करना है, तो साफ बात है ये टोटल घूमेगा किस डायरेक्शन में, जो भी सबसे बड़ा ये भाई सेम फोर्स
ये ज्यादा दूरी से लग रहा है, ये कम दूरी से लग रहा है, तो जो ज्यादा दूरी से लग रहा है वो क्या करेगा, बल आघूर्ण ज्यादा देगा, यानी कि घूमेगा कैसे, इस साइड घूमेगा, तो इस साइड घूमेगा तो हमेशा क्या आएगा, के कैप। तो देखो 200 के कैप, टाउ ए वेक्टर फॉर्म में, समझ गए दोनों तरीके। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका कि यदि आपको नहीं पता कि फोर्स कपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन आपको तो पता है कि भाई फोर्स कपल नाम का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो साफ बात है फोर्स कपल कॉन्सेप्ट देखोगे तो फोर्स कपल का कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है, फोर्स कपल का कॉन्सेप्ट, फोर्स कपल बल युग्म का जो नियम है वो क्या कहता है कि भाई दोनों बल एक ही वस्तु पे कार्य करने चाहिए, तो दोनों क्या सेम रेड पे काम कर रहे हैं, सॉरी सेम रॉड पे, सेम थ्रेड पे, ओके, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू सेम है, ये भी 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन, ओके, दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, एग्जैक्ट उल्टे हैं, देखो ये 10 ऊपर है 10 नीचे, बात क्लियर। अब क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू, एक फोर्स की वैल्यू 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है 20, क्या हो जाएगा 200 न्यूटन इंटू मीटर। अब आपको पता करना था कि क्या है ये जे है या के, या डायरेक्शन क्या आएगी, तो साफ बात है ये उंगली ऐसे घूमेगा भाई, ये देखो ऐसे तो घुमाएगा, ये इसको नीचे ऐसे घुमाएगा, ये ऊपर ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, तो के कैप, समझ गए, तो टाउ इज इक्वल टू 200 के कैप, बात क्लियर, ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट के लिखना है तो अपने ए पॉइंट के लिख लिया, चलिए टाउ है 200 के कैप। तो ये तो हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट से, जब आपको फोर्स कपल का कॉन्सेप्ट नहीं पता भाई, मान लिया नॉर्मल तरीके से ऐसे करना है, और फोर्स कपल के कॉन्सेप्ट देखो कैसे हो गया, बिल्कुल इजीली हो गया, इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, इसमें बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता, बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब चलिए बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की। इन चारों केस को समझने के बाद आपके बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, गारंटी, ठीक है। चलिए पहली स्थिति को देखते हैं, पहली स्थिति में क्या है, पहली स्थिति में कह रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक है, जिसपे दो बल कार्य कर रहे हैं, दोनों बलों की वैल्यू क्या है, समान बल है, और एक ही क्रिया रेखा है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, और जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि दोनों क्या इसी पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, इसी लाइन में, तो क्या होगा आप देखोगे तो यहां से एफ नेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक फोर्स इस साइड है एक फोर्स इस साइड है, वैल्यू सेम है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा 0, और टाउ नेट भी क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि भाई टाउ नेट तभी तो आएगा जब कुछ ना कुछ इनके बीच में गैप होगा, अभी ये दोनों जैसे अगर ऐसे होता है ये एफ और बीच में कुछ डी रहता, तब तो ये एफ इंटू डी आ जाता, लेकिन यहाँ पे डी तो 0 है, इन दोनों फोर्स के मध्य लंबवत दूरी क्या है 0, टाउ नेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या विराम स्थिति में होगा, रेस्ट पोजीशन में, किसमें होगा, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, यानी कि इस पे ना तो लगेगा, ना ही तो ये रेखिक करेगा गति, ठीक है, ना ही करेगा घूर्णन गति, यानी कि ना तो इसमें लीनियर मोशन होगा और ना ही रोटेशनल मोशन, दोनों ही नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि लीनियर मोशन कौन करवाता है, फोर्स करवाता है, रोटेशनल मोशन कौन करवाता है, टॉर्क करवाता है, दोनों ही 0 है, यानी कि कोई भी एक्शन इसमें नहीं होगा, ना तो रोटेशनल होगा ना ही लीनियर मोशन, ठीक है। अगर इसमें ये फोर्स, अगर गलती से ये फोर्स अगर ये ऐसे होता, एक एफ ऐसे एक एफ नीचे, तो कुछ ना कुछ इनके बीच में डी आता, डी की वैल्यू आती, तो फिर एफ गुना डी हो जाता टाउ, और टाउ आते ही उसमें क्या हो जाता, घूर्णन हो जाता है, रोटेशन हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे डी की वैल्यू 0 है, ठीक है, दोनों ही पास में आके देखो, इन्हें दोनों को मिलाऊं, पास में लाओ, तो ये दोनों सेम बन गया एक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टाउ नेट 0 हो जाएगा, बात क्लियर, पहली स्थिति समझ गए। अब देखो यहां से एक बात होती है क्लियर, कि मैंने आपको लिखवाया था कि यदि एफ नेट 0 है तो साफ बात है रेखिक गति क्या होगी, रेखिक गति या लीनियर मोशन नहीं होगा, ठीक है, यदि एफ नेट 0 है तो उसमें कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, उसमें रेखिक गति नहीं होगी, लेकिन मैंने ये नहीं लिखवाया कि टाउ नेट 0 है, या फिर मतलब टाउ नेट की वैल्यू जो है मतलब चीज, ठीक है, उसका जो मैटर है कि टाउ नॉट 0 तो क्या होगा एक्चुअली, ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है भाई, टाउ नेट के लिए कौन मैटर कर रहा है, ये डी की वैल्यू भी मैटर कर रही है, क्यों, क्योंकि एफ गुणा डी ये कुछ ना कुछ वैल्यू आती है ना, तो जाके ही ये टॉर्क बनता है, समझ गए। अब इस दूसरे वाले को समझो और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरे वाले में कह रहा है कि समान बल है, दोनों ही फोर्स सेम है, लेकिन क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये ऐसे नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, तो यहां भी देखो टोटल एफ नेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस वस्तु में जो काम करने वाला टोटल बल है, एक एफ इस साइड एक एफ इस साइड, टोटल एफ नेट 0, लेकिन टाउ नेट क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। ये क्या बना रहा है एक्चुअली में, रियल में देखोगे तो ये बना रहा है फोर्स कपल, क्या बना रहा है, फोर्स कपल बल युग्म,
दूसरा वाला एग्जाम्पल किसका है? बल युग्म का है। बल युग्म क्या कहता है कि समान फोर्स होनी चाहिए, एक ही वस्तु पे कार्य करनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। अब देखो यहां पर भी ये क्या है, यहां पर भी इसको आप बोलने को बल युग्म बोल सकते हो, लेकिन यहां पर टाउ नेट 0 आ रहा है, जबकि ये टाउ नेट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बल युग्म फोर्स कपल टॉर्क का निर्माण करता है या बल आघूर्ण का निर्माण करता है, ये हमेशा जरूरी नहीं है। किस केस में नहीं होगा? जब ये डिस्टेंस डी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी 0 हो जाएगा, उस केस में टाउ नेट 0 हो जाएगा और वहां पे वो बल आघूर्ण का निर्माण नहीं करेगा, टॉर्क का निर्माण नहीं करेगा। बाकी के सारे केस में वो टॉर्क का निर्माण करेगा। ठीक है, तो हमेशा फोर्स कपल टॉर्क का निर्माण करता है, बल आघूर्ण का निर्माण करता है, लेकिन स्पेशल केस जब वो डी डिस्टेंस 0 हो जाता है तो एफ इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि ये स्पेशल केस, ये दोनों ही क्या है? दोनों ही आप देखो तो फोर्स कपल है, दोनों ही फोर्स कपल है, लेकिन ये स्पेशल एग्जांपल है जहां पर डी की वैल्यू क्या है? 0। जहां पर डी की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो साफ बात है, यदि आपसे कोई पूछे कि फोर्स कपल क्या करता है, तो फोर्स कपल की आप देखोगे तो केवल गुणन गति होती है। फोर्स कपल में बल युग्म में क्या होता है? केवल गुणन गति, रेखिक गति नहीं होती, लीनियर मोशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एफ नेट 0 है, ओनली रोटेशनल मोशन होगा। क्या होगा? ओनली रोटेशन मोशन। बात क्लियर? ठीक है, जबकि इस वाले केस में तो रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी 0 है। ठीक है, चलिए ये दोनों क्लियर हो गए। ये दोनों ही एग्जांपल किसके थे? फोर्स कपल। अब ये दूसरे तीसरे चौथे और ये थोड़े अलग है, क्योंकि इनमें दोनों फोर्स क्या असमान है, सेम नहीं है। ठीक है, एक F1 है, दूसरा F2 है, तो असमान बल है और एक ही क्रिया रेखा। अब इनका ये अलग अलग डिफरेंट फोर्स, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या सेम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा। भाई एफ नेट तो क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0, तो 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि या तो अगर फोर्स यदि ये ज्यादा है तो इसको इस साइड खींच के लेके जाएगा, ये ज्यादा है तो ये इसको इस साइड खींच के लाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा? इसमें केवल रेखिक गति होगी, जबकि टाउ 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाउ 0 होगा। भाई अगर किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप देखोगे, अगर यही पे है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, तो ना तो ये इस साइड घूमेगा ना इस साइड घूमेगा। समझ गए? तो ऐसे ही केस इसके साथ हो रहा है। आप इसको एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, घूमेगा का? घूमने का सवाल ही नहीं होता। या तो ये फोर्स ज्यादा इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, समझ गए? या तो इस साइड जाएगा या फिर इस साइड जाएगा, लेकिन घूमने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घूमेगा कब? कि भाई जब ये फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, फोर्स लग रहे हैं उसमें, जैसे ये ऐसे बंद गया, इस पॉइंट की रेस्पेक्ट में बात करना है, तो एक इस साइड खींच रहा है, एक इस साइड खींच रहा है, तो घूमने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनका जो दोनों के बीच की जो डी डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? 0 आ रही है, यहाँ पर डी कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों फोर्स जो बन रहे हैं F1 और F2, इनके बीच कोई भी डिस्टेंस नहीं आ पा रही। ठीक है, यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो एक रॉड है, ठीक है, रॉड को यहाँ फिक्स कर दिया, अब एक फोर्स उस साइड ऊपर खींच रहा है, एक फोर्स नीचे खींच रहा है, तो बताइए ये क्या रॉड इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमेगी? नहीं घूमेगी ना, ये घूमने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, बात क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की, असमान बल और भिन्न क्रिया रेखा। तो इसमें क्या होगा? केवल रेखिक गति होगी। इसमें क्या होगा? केवल रेखिक गति होगी। ठीक है, इसमें रोटेशनल मोशन नहीं होता, घूमने की गति नहीं होगी। फोर्थ वाला एग्जांपल है असमान बल तथा भिन्न भिन्न क्रिया रेखा। असमान बल और भिन्न भिन्न क्रिया रेखा। अब देखो एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों की वैल्यू भी सेम नहीं है, तो यानी कि एफ नॉट क्या हो जाएगा? नेट इक्वल टू 0, और साथ ही टाउ भी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच डी की कुछ वैल्यू आ गई, कुछ डी कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक इस साइड घुमाएगा, एक इस साइड घुमाएगा, ऐसे घुमा देगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि वस्तु में रेखिक गति भी होगी, लीनियर मोशन भी होगा, और घूर्णन गति भी होगी, रोटेशनल मोशन भी होगा। तो ये घूर्णन और रेखिक दोनों मिलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लौटनी गति और रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब ये है कि जैसे कि भाई कोई टायर है, कोई क्या पहिया है, पहिया या चक्की को आप ऐसे छोड़ दो तो ये घूमता हुआ जाता है ना, ऐसे ऐसे घूमता 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 यहाँ तक आगे बढ़ता है। तो ये क्या करता है? ये अपनी अक्ष के रेस्पेक्ट में घूमता ही है, ये अपनी अक्ष के रेस्पेक्ट में घूमता है, साथ ही आगे भी बढ़ता है। समझ गए? जैसे कि भाई गाड़ी है, गाड़ी का पहिया क्या करता है? अपने जो एक्सेस है उसके रेस्पेक्ट में तो ऐसे गोल गोल घूमता ही है, गोल गोल घूमते ही साथ ही ये आगे भी बढ़ता है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है, गति करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है दो फोर्स के कारण। ठीक है, एक फोर्स ऊपर ऐसे लग रहा होता है, एक फोर्स ऐसे लग रहा होता है। ठीक है, तो F1
F2, F1 और F2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, टॉर्क बनाते हैं। तो टॉर्क तो क्या करता है, घुमाता है, जबकि F1 माइनस F2 बनाते हैं टोटल फोर्स, तो वो क्या करता है, उसको आगे लेके जाता है, उसमें लीनियर मोशन लेके आता है। समझ गए, चारों के समझ गए। इनको एक बार खुद भी इनके बारे में सोच के समझ के कॉन्सेप्ट को फील करना सीखो। देखो आप ये चीजें ना रटना बिल्कुल नहीं है, सारे एग्जाम्पल है ना, इसको बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत करना, समझना किस केस में क्या हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में सोचो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो चीजें अपने आप घुस जाएगी दिमाग में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई मतलब ऐसे कोई तोप वाली बात नहीं है कि सर ये समझ में नहीं आए, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, बस उनके बारे में सोचा करो, सोचोगे तो चीजें निकल के आएगी, रटने की कोशिश करोगे तो कुछ ही नहीं होगा, फिजिक्स रटने का है ही नहीं, सब बता रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं ना कि मतलब आप शॉर्ट ट्रिक रट लो, वो रट लो, याद कर लो, वो चीजें अलग है, और एक चीज को समझना, यदि एक बार समझ गए ना तो उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा सा बड़ा सवाल, बड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट कैसे भी घुमा के पूछ लो, आप उसको सॉल्व कर लो, रट लिया कहीं कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो फिजिक्स को हमेशा समझने की कोशिश करो। चलिए अब देखो मस्त सा न्यूमेरिकल एक, ये एक आपके सामने व्यवस्था दी हुई है, अरेंजमेंट दिया हुआ, हालांकि ये चीज आपने पार्क में देखी होगी बहुत बार, दो बच्चे बैठते हैं ना, एक मतलब बीच में ऐसे मतलब होता है, फिर उसके दोनों साइड, एक साइड बच्चा ये बैठता है ऐसे ऐसे, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ होता है, मतलब जहां से वो वेट को बैलेंस करते हैं, ठीक है, यदि दोनों का वेट सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम लेवल पे आ जाएंगे, समझ गए, ऐसा है, ठीक है, तो हालांकि अपन ने यहाँ पर ये कंडीशन फिक्स कर रखी है, भाई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर बैठे ही, यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, सभी जगह बैठने का है, समझ गए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो अब ये है कि भाई ए है, ए कोई क्या है, लड़का है, दिख गया, इसके देखो दो छोटी बना रही की लड़की है, ठीक है, ये ए का वेट कितना है 20 केजी है, बी का कितना है 25, लड़की थोड़ी मोटी होती है, लड़की का वेट कितना है 25 केजी, बुरा मत मानना, ठीक है, ऐसे ही मजाक के लिए बोल रहा हूं, इसको ओ बिंदु के सापेक्ष संतुलन की स्थिति में रखने के लिए बी को ओ से कितनी दूरी पर बढ़ना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि भाई ये ए है जिसका मास कितना है 20 केजी, इस ओ पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ठीक है, अभी बी जो लड़की है वो किस पॉइंट पर बैठे, किस पॉइंट पर बैठे, ओ से कितनी दूरी पर बैठे कि ये संतुलन की स्थिति में, बैलेंस पॉइंट, ये बैलेंस बन जाए, ठीक है, तो बैलेंस बनेगा कब, इस वाला फोर्स, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम, लेकिन अब चूंकि बैलेंस बनाने के लिए अब फोर्स मैटर नहीं करेगा, यहां पर क्या मैटर करेगा, टॉर्क, यहां पर क्या मैटर करेगा, टॉर्क करेगा, ठीक है, टॉर्क यानी कि मतलब दोनों का टॉर्क यदि समान है, यानी कि संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति यानी कि जो बैलेंस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, बैलेंस की कंडीशन में टाउ ए इक्वल टू टाउ बी, यानी कि इस और मतलब ए का जो है बल आघूर्ण टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, और जो बी का किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष, ओ के सापेक्ष ध्यान रखना, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ओ के सापेक्ष, इस ओ के रेस्पेक्ट में इसका जो टॉर्क है और इसका टॉर्क दोनों ही सेम होंगे, तो ये क्या होंगे, बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो क्या गुम हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है, ये अगर ऐसे है ये ऐसे, तो ये फिर घूम जाएगा ऐसे, ठीक, क्योंकि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, तो अब देखो टाउ है कितना होगा, टाउ है तो यहां से देखो ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका एम जी यानी कि एम ए इंटू जी, और ये कितना है 2 मीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू टाउ बी यानी कि एम बी जी इंटू ये क्या, मान लिया डिस्टेंस एक्स मीटर की, एक्स मीटर पे बैठता है कहीं पर, ताकि ये संतुलन की स्थिति आ जाती है, ठीक, तो यहां से देखो एम ए कितना है 20 इंटू 2, एम बी कितना 25 है इंटू, अब देखो यहां से मैंने जी से जी कैंसिल कर दिया, जी से जी कैंसिल कर सकते हो, ये भी जी है ये भी जी, आपस में कैंसिल कर दिया, 20 इंटू 2 और 25 इंटू एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा 40/25, यानी कि 8/5, 8/5 और 16/80 1.6 मीटर, यानी कि ये 1.6 मीटर पे बैठेगा, ये लड़की बैठेगी तो दोनों का क्या हो जाएगी, बैलेंस की कंडीशन आ जाएगी, दोनों के क्या हो जाएगा, बैलेंस की कंडीशन आ जाएगी, बात क्लियर, समझ गए, ठीक है, हाँ, आप चाहो तो सेम वेट के बच्चे लेके उनको पार्क में बिठा के ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, चलिए
यहाँ पर ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल खत्म होता है। अब कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, वो भी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और बहुत ही शानदार वाला कंपैरिजन है, घूर्णन गति और रैखिक गति में कंपैरिजन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने बोर्ड पे है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे आपके बहुत सारे जो बेसिक बेसिक चीजें वो क्लियर हो जाएगी। अपन बात करेंगे स्थानांतरण गति यानी कि जो लीनियर मोशन है, रैखिक गति, और जो रोटेशनल मोशन घूर्णन गति, इनमें डिफरेंस क्या है, चीजों को लेकर, टर्म्स को लेकर, फॉर्मूलों को लेकर डिफरेंस क्या है, ठीक है। बल यानी कि फोर्स, बल यानी कि फोर्स, तो इसमें जो रैखिक गति में फोर्स होता है, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वो घूर्णन गति में कौन करता है, बल आघूर्ण। कौन करता है, टॉर्क। कौन करता है वो काम, टॉर्क करता है, ठीक है। यानी कि इसमें बल क्या करता है, वस्तु की स्थानांतरण गति में सहयोग करता है, रैखिक गति में सहयोग करता है, रैखिक गति को करने में सहयोग करता है, ठीक है, या फिर रैखिक गति को कराने की कोशिश करता है। जो भी है वो कार्य किसमें करता है, रैखिक गति के लिए, लीनियर मोशन के लिए। जबकि बल आघूर्ण क्या करता है, उसे रोटेशन देता है, घुमाता है, घुमाने का काम को कौन करता है, बल आघूर्ण, टॉर्क। इसको लिखते हैं एफ से, इसको लिखते हैं टाउ। इसमें होता है एक्सीलरेशन ए, इसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन ए। उसी प्रकार इसको बोलते हैं कोणीय त्वरण अल्फा, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन लिख लेना, कोणीय त्वरण, ये होता है अल्फा, ये ए है तो ये हो जाएगा अल्फा। इसमें होता है जो द्रव्यमान का काम करता है, मास, उसकी जगह यहां पर कौन काम करेगा, जड़त्वाघूर्ण, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जड़त्वाघूर्ण। जो काम यहां पर रैखिक गति में द्रव्यमान करता है, यहां पर कौन करता है, जड़त्वाघूर्ण, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों जगह नेम तो सेम होगा। यहां पे फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv², यहां पर फॉर्मूला होता है 1/2 I ओमेगा², 1/2 I ओमेगा², ठीक। यहां पर v क्या है, v रैखिक वेग है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी लिख लेना। जबकि ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो जहां पर ये काम v करता है वहां पर ये काम ओमेगा करेगा। तो देखो यदि आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखो, यहां पर क्या है, 1/2 mv²। अब इसमें m का काम कौन कर रहा है, I कर रहा है, तो इसकी जगह m का जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। और v का काम कौन कर रहा है, ओमेगा कर रहा है, v की जगह ओमेगा। तो देखो 1/2 I ओमेगा², समझ गए। तो ऐसे कंपैरिजन से समझोगे तो कभी फॉर्मूले में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है 1/2 I ओमेगा²। ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा यदि आपको उसका कोणीय वेग दिया हुआ है और जो जड़त्वाघूर्ण दिया हुआ है I, तो जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 I ओमेगा²। समझ गए भाई। कहने का मतलब ये कि वो कोई चकती है, ठीक है, कोई रिंग है, वो अपनी अक्ष पे घूम रही है, ठीक है, और उसका आई आपको पता है, आई तो पता ही होता है भाई, रिंग है तो mr², ठीक है, और अगर चकती है, डिस्क है, तो mr²/2, और यदि ओमेगा आपको पता है तो अब सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, समझ गए। अब बात करते हैं फोर्स की, बल। तो इसमें होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, जबकि इसमें होता है बल का काम को कौन करता है, टाउ, बल आघूर्ण, टॉर्क। टॉर्क होता है जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। ये क्या आई गया, जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू कोणीय त्वरण, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन, समझ गए। तो F = ma होता है, उसी प्रकार टाउ = I अल्फा, टाउ = I अल्फा, ठीक है। यानी कि यहां पे अपन क्या बोलते हैं कि यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर जो एक्सीलरेशन यदि एक काम कर रहा है और उसका मास m है, तो उस पर बल कितना होगा, m × a। उसी प्रकार टाउ बराबर क्या होगा, I और अल्फा, यहां पर m की जगह I, a की जगह अल्फा। अब बात करते हैं रेखीय संवेग की। किसकी बात करते हैं, रेखीय संवेग की। रेखीय संवेग होता है P = mv, ये होता है। उसी प्रकार कोणीय संवेग होता है L = I ओमेगा, क्योंकि m की जगह क्या जाएगा, I, v की जगह ओमेगा, तो L = I ओमेगा। हालांकि अब अपने कोणीय संवेग वाला टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में अपन यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन होती है कि यदि F एक्सटर्नल नियत होता है, F एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, तो क्या होता है, P नियत। यदि F
बाहरी बल का मान 0 हो तो P क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। उसी प्रकार यहां पे भी ये कंडीशन फॉलो करती है कि यदि बाहरी बल अगुण 0 हो, बाहरी बल अगुण 0 हो, टाउ नेट 0 हो, तो L नियत 0 होता है, L नियत होता है, यानी कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि यदि बाहरी बल 0 हो तो रेखीय संवेग नियत रहता है, और यदि बाहरी बल अगुण नियत हो तो क्या होगा, जो कोणीय संवेग है, सॉरी बाहरी बल अगुण 0 है तो कोणीय संवेग नियत होगा। समझ गए, सिंपल सी बात है, सेम टू सेम चीजें, सेम टू सेम, बस थोड़े से नामकरण चेंज है। जो काम यहाँ एम कर रहा है वो आई कर लेगा, जो एफ कर रहा है वो क्या कर लेगा, ये कर लेगा, टाउ कर लेगा। ए का काम करेगा अल्फा, वी का काम करेगा ओमेगा, यानी कि ओमेगा बोलो डब्ल्यू बोलो आप, जो भी है, ठीक है। तो ये चीजें है। तो अब देखो, यदि एफ एक्सटर्नल 0 तो बी नेट, ठीक है, चलिए, तो ये सारे आपको चीजें क्लियर होगी। इसको अच्छे से लिख लेना जमा के, ठीक है। इंग्लिश वाला में मैंने टर्म्स बोल दिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भाई जो यदि जो क्या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम एम वी है, उसमें यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसी प्रकार यदि जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें यदि एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो फिर जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। समझ गए, नियत यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब इसमें एक और, जिस पर तो इसमें एक्चुअली मैं वॉइस जब मैं पढ़ा रहा था उस वॉइस चली गई थी, तो मैं बैकग्राउंड में वॉइस दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हालांकि ये क्या है कि अभी अपन ने जो लीनियर मोशन एंड रोटेशन मोशन दोनों में डिफरेंस समझा, क्या क्या फार्मूले है डिफरेंट डिफरेंट, वो अपन ने देखे। तो उसी प्रकार जो न्यूटन के नियम है, जो लॉज है, जो 3 समीकरण है न्यूटन वाली, ठीक है, जो गति के समीकरण बोल सकते हो आप उनको, ठीक है। तो वो भी सेम टू सेम ऐसी की ऐसी होती है। उसमें भी जिस प्रकार आप इसमें स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेग यू होता है, उसी प्रकार उसमें स्टार्टिंग एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग ओमेगा नॉट होता है, ठीक है। बाकी वी की जगह ओमेगा आ जाएगा, और जो एस है जो आपका विस्थापन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसकी जगह कोणीय विस्थापन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये समीकरण भी बनेगी, और सारा सब कुछ आप मतलब सेम वही चीज़ अप्लाई कर सकते हो, मतलब, ठीक है। तो ये देख लेना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, वॉइस है नहीं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अब देखिए आज की आखिरी स्लाइड, ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही शानदार वाला न्यूमेरिकल, ठीक है।
इसमें क्या है, एक रॉड है, छड़ है, जिसकी जो मास है वो क्या m है, लंबाई l है, लेंथ। यहां से फिक्स किया हुआ, ये ऐसे वैसे घूर्णन कर सकती है, रोटेशन कर सकती है, ठीक है। यानी कि ये बिंदु पर फिक्स है तथा घूर्णन के लिए स्वतंत्र है, यानी कि इसका रोटेशन हो सकता है, ठीक है। यदि छड़ को क्षैतिज अवस्था से मुक्त किया जाता है तो क्या है, यानी कि ये रॉड है, इसको यहाँ से छोड़ दिया जाए तो मतलब एकदम से ऐसे नीचे आएगी, एकदम से, यानी यहाँ से कोई रॉड फिक्स है तो एकदम से आप छोड़ोगे, जैसे कि मैं ये छोड़ दिया तो ऐसे नीचे आती है, छोड़ते ही देखो ऐसे नीचे आ रही है ना, तो ऐसे अपन छोड़ते हैं। तो मुक्त करने के तुरंत बाद छड़ का कोणीय त्वरण, ये तो ज्ञात करना है कि भाई जैसे आप छोड़ोगे तो छोड़ते ही तुरंत बाद छड़ का कोणीय त्वरण, जैसे आप छोड़ रहे हो वहां से, उस पॉइंट से लीव कर रहे हो, तो उसके जस्ट आफ्टर उस रॉड का क्या करना, आपको एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करना है, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरे केस में जब छड़ ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंचती है तब इसका कोणीय वेग निकालना है, ठीक है। क्या निकालना, कोणीय वेग, यानी कि ओमेगा। अब देखो पहला केस, मुक्त करने के तुरंत बाद छड़ का कोणीय त्वरण। अब देखो जैसे आप छड़ को छोड़ोगे तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, छड़ को छोड़ोगे तो ये ऐसे क्यों आ रही है फोर्स, अगर यहाँ पे फिक्स है और आप यहाँ से छोड़ रहे हो तो ये ऐसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, क्या लग रहा है, mg, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। और आपको पता है mg हमेशा कहां पे लगता है, सेंटर ऑफ मास पर। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका क्रिया बिंदु कहां होता है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। लाइन लिख लेना, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका जो क्रिया बिंदु होता है वो कहां होता है, सेंटर ऑफ मास। यानी कि जब भी अपन गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो उसको अपन कहां मानेंगे, किसी भी वस्तु के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट मानेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहां पे एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। तो अब देखो यहां पे लगेगा mg, ठीक है। हालांकि पूरा वेट m है, पूरा वेट m है, लेकिन फोर्स कहां लगेगा, इस सेंटर ऑफ मास पर mg लगेगा, ठीक है। तो यही mg क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ये mg क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा। ये mg है तो ये लेंथ हो जाएगी l/2, ये लेंथ हो जाएगी l/2, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई टाउ इक्वल क्या होता है, I क्रॉस अल्फा, I क्रॉस अल्फा। तो अब देखो टाउ, ये mg टाउ कितना लाएगा, जैसे आप छोड़ोगे आप तक, तो f इंटू यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स, भाई mg, चलो छोटा वाला m लिख लेता हूँ ताकि देखने में इजी हो, छोटा, ठीक है, mg इंटू l/2। और ये I की वैल्यू कितनी होती है इसके रेस्पेक्ट में, यदि ये m है, लेंथ l है, तो क्या होता है ml/3, ये होता है, सभी को पता है ml/3। इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये रॉड के लिए अपने पढ़ा था, छड़ के लिए ml/3 इंटू अल्फा। बात क्लियर, ठीक है। यहां से देखो क्या चीज हो रही है, कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, एक l से ये और l कैंसिल, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये देखो 3 ऊपर आ जाएगा, 3g नीचे 2 और l ऐसे आ जाएगा अल्फा, तो यानी कि अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, 3g/2l, 3g/2l, ठीक है, 3g/2l। बात क्लियर, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा। अब बात करते हैं दूसरे वाले, जब छड़ ऊर्ध्वाधर स्थिति से जब छड़ ऊर्ध्वाधर स्थिति पहुंचती है, यानी कि छड़ ऐसे आ जाती है, तब इसका कोणीय वेग ज्ञात करना है, देखो छड़ यहां पर आएगी तो साफ बात है, ये छड़ इस स्थिति से ऐसे आएगी, ऊर्ध्वाधर स्थिति मतलब इस स्थिति में आ जाएगी छड़, रॉड, समझिए। अब ये वाला सिरा कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास है, चूंकि सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, यहां आएगा। अब देखो, अब इसका जो ओमेगा है निकालेंगे कैसे, कोणीय वेग कैसे निकालेंगे, तो अपने पास दूसरा कोई तरीका है नहीं, अपन क्या करेंगे, एक ही लॉ लगाएंगे, कौन सा, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। जब आप यहां से छोड़ोगे तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ
स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करके उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा। समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी लूज करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को से किसमें बदलेगी? गतिज ऊर्जा में। जैसे छोड़ोगे तो ये स्थितिज किसमें बदलेगी? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, यानी कि साफ बात है, क्या हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्थितिज ऊर्जा में शॉर्टेज कितनी होगी, कमी कितनी होगी? तो देखो जितना इसका मास नीचे आएगा, भाई देखो आपको पता है कि mgs होता है वैल्यू, यदि कोई मास m है, m से नीचे h डिस्टेंस पे नीचे आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये mgh का डिफरेंस हो जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ये पूरी छड़ m है, तो अपन कौन से द्रव्यमान की बात करेंगे? अपन बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट। पहले ये सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अभी ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। समझ गए? यानी कि ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2। अब देखोगे पहले यहाँ पे था, इस लाइन में था, अभी इस लाइन में आ गया, यानी कि L/2 नीचे आ गया। सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया? L/2 नीचे। तो यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? m g into h की क्या हो जाएगा? L/2। इतनी क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी साफ बात है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, फॉर्मूला। तो यहां से जो I की वैल्यू आप क्या लिखोगे? ml²/3, ml²/3 क्या होता है? इनटू ओमेगा। I 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके भैया। चलिए यहां से क्या कैंसिल हो रहा है? m से m ये हो रहा है कैंसिल। ठीक है, एक L से एक L कैंसिल हो गया। ठीक, चलो 2 से 2 कैंसिल। चलो क्या रह गया यहाँ से? 3g/L, ये हो जाएगा ओमेगा, रूट ऑफ 3g/L, ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, जिस प्रकार आपको पता होगा कि v का मतलब क्या? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार ओमेगा के लिए होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। क्यों? क्योंकि मीटर यानी कि ये क्या करता है? डिस्टेंस लेता है, तो ये लेता है एंगल लेता है। ठीक है, तो एंगल पर सेकंड, डिस्टेंस पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड, ये रेडियन पर सेकंड। समझ गए? वो होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर? तो इनमें डिफरेंस आप अच्छे से समझ लेना। तो यहां पर ये होता है अपना बल आघूर्ण वाला टॉपिक खत्म, टॉर्क वाला टॉपिक खत्म। नेक्स्ट एक लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, वो होगी कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। उससे भी सवाल पक्का हर बार पूछा जाता है, पिछली बार ही पूछा गया था, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक ही क्लास में खत्म कर दिया जाएगा बस, क्योंकि सारे बेसिक आप सीख गए हो, उसमें कुछ और बड़ा कोई बेसिक नहीं है, सिंपल सी थ्योरी है और उस पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा बेसिक तो अपन ने बहुत टाइम ले लिया इस चैप्टर में। ठीक है, सब कुछ बेसिक अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।